हेलो बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर क्लास 10th के बाद में हमें चाहिए क्लास 11th के भी वीडियोज, तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का वो वीडियो जहां पर आप कर सकते हो आपकी 11th के फाइनल एग्जाम के अंदर एक अच्छी स्कोरिंग। जल्दी से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज वो चैप्टर होने वाला कौन सा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि 11th क्लास के अंदर अगर आप इस टाइम पर एग्जाम ड्यूरेशन के अंदर चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी मैं आपको वो चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनके ऊपर आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो मेरे वो चैप्टर्स कौन से होंगे जिनके ऊपर मैं आपको बताना चाहूं, तो मैं बता देता हूं बेटा कि अगर आपको आईएमपी चैप्टर्स चाहिए कि सर जहां पर स्कोर बेटर हो, तो स्कोर बेटर होने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चैप्टर 1 की थ्योरी पढ़ो, चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी पढ़ो, ये नहीं कहना चाहूंगा। आप लोगों को सबसे पहले, अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एटलीस्ट मेरी हेल्प कर दो, तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 को रेडी कर लेना है। चैप्टर 3 रेडी करने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 10th क्लास में जो आपने मेन मोड मीडियन पढ़ा है यहां पर भी वही है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। ये चैप्टर बड़ी आसानी से हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग वाला चैप्टर होता है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 5 में आपको करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि यहां पर 2 ही फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। 2 फॉर्मूले याद करने के बाद चैप्टर नंबर 5 आपका रेडी हो जाएगा। देन आफ्टर्स अब बोलोगे सर चैप्टर 6 है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर इजी है, लेकिन बेटा वो टिपिकल हो जाएगा तेरे लिए अभी, क्योंकि पहले तो तूने पढ़ा नहीं और अब तू पढ़ने जा रहे हैं। तो 6 को छोड़, सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 को कर ले। 8 वही है जो क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था। सर चैप्टर नंबर 2, यस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का अपग्रेड वर्जन है बेटा। तो यहां पर तुझे टेंशन नहीं होने वाली है। तुझे क्या आता है, px की वैल्यू याद आ रही है कुछ, उसमें x की वैल्यू को पुट कर देते थे और आंसर आ जाता था। सेम सिमिलर वही है, बस थोड़ा सा। और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कौन सा चैप्टर, ये एपी था 10th क्लास में, और यहां पर क्या बन गया, ए से जी, मतलब ये हो गया हमारा जीपी। तो यहां पर ये वाला भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके 10th क्लास में क्लियर हो चुके हैं एपी के अंदर, बस फॉर्मूले बदल चुके हैं, फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे वो तो, लेकिन यहां पर आपका ये आसानी से हो जाएगा चैप्टर नंबर 9। ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो बेटा, इसके बाद में जो आईएमपी में आपको हर वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाता रहूंगा वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो आपका 11th क्लास के अंदर मैं नहीं कहूंगा किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है। आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स में से मिनिमम 60 मार्क्स की स्कोरिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको हमारे 4 वीडियो के अंदर बैक टू बैक जो आने वाले हैं उनके अंदर आपको बता दूंगा। बस आप अपडेट रहिए, क्योंकि ये चारों वीडियो देखने के लिए आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, टाइम कम है, इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कब मैं उस चीज को अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में भी टाइम कम होता है। मैं भी आपको रेगुलर ये नहीं बता सकता इस पर्टिकुलर डे को मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी दबेगी और हम आ जाएंगे तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फंक्शन। और फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको फंक्शन पढ़ाने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हो सेट के बारे में, सेट क्या होते हैं। देखो बेटा, सेट देखा जाए तो आप बता सकते हो कि सर सिमिलर ऑब्जेक्ट का एक सेट होता है। यस, चाहे किचन में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हमारे जो ग्लास होता है उसका पर्टिकुलर एक सेट होता है, चम्मच का भी एक सेट होता है। गर्ल्स अगर अपने मेकअप बॉक्स को ओपन करेगी तो बोलेगी सर ये भी एक सेट होता है, ठीक है। गले में पहनने का भी एक क्या होता है, सेट होता है। यहाँ पर एक सेट वो भी होता है, लेकिन उसको आप लोग ING लगा देते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं उस सेट की, तो सेट होते क्या है, सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द सिमिलर एलिमेंट, ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अब सिमिलर एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं किस तरीके से, ठीक है। सॉरी, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज हो गया, वैसे तो तुम लोग समझदार हो। तो ग्रुप्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स, तो यहां पर लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने कहा सर पापा आते वक्त फ्रूट लेके आना, पापा आलू लेके आएंगे क्या, नहीं, आलू तो लोकेश देता है, ठीक है, वहां से तो ला नहीं सकते। तो क्या होगा, आप कहोगे सर पापा को अगर हम लोगों ने फ्रूट्स की बात की है तो पापा क्या लेके आ सकते हैं, वो मैंगो लेके आएंगे, यस और नो, वो एप्पल भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें किस में आ रही है, फ्रूट्स में आ रही है। लेकिन मैं कहूं पोटैटो लेके आते हैं तो क्या आएगा, नहीं सर, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सिमिलर एलिमेंट
नहीं है, इसका मीनिंग वो सेट का पार्ट नहीं है। अगर आप कहते हो नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3, अब मैं इसके अंदर चलते चलते ये कह दूं कि -3 भी लिख दो तो क्या चलेगा? नहीं, क्योंकि वो सिमिलर नहीं है। तो इसका मीनिंग नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे होल नंबर का सेट कहूंगा तो आप कहोगे सर 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आपको। लेकिन इंटीजर का सेट की बात करूं बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब ये नहीं कि आई से डिनोट कर दूं उसको। तो इंटीजर वो होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं आपके, इंक्लूडिंग 0, और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इसके अलावा रेशनल नंबर भी आपको पता है, लेकिन इन तीन के बारे में आपको स्पेशली नॉलेज होना चाहिए। तो सेट पता चल गया। कोई भी आपसे पूछे कि सेट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ द सिमिलर एलिमेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता क्या है? क्योंकि चैप्टर का नाम तो फंक्शन है। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। सेट के बारे में जानने पर ही फंक्शन के बारे में जान पाते हो। कि अगर दो सेट है आपके पास में, सेट एक है आपका ए और एक सेट है बी। अब सेट के अंदर ये जो लिखे गए ना, देखो यहां पर फ्लूट को बोला जाता है सेट, और इन सबको बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। याद रखना, एलिमेंट की जगह मेंबर वर्ड भी यूज किया जा सकता है। मेंबर, जैसे फैमिली के मेंबर होते हैं ना, तो वैसे ही ये हमारे क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। तो एलिमेंट, सेट ए के भी एलिमेंट्स होंगे। अब आप बोलोगे सर आपने यही ब्रैकेट क्यों बनाया? आप स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ही बना रहे हो, आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज किए जाते हैं, किसी दूसरे तरीके के ब्रैकेट यूज नहीं होते हैं। अब इसके अंदर मान लो मैंने लिखा 1 और 2, और इसमें लिख दिया मैंने 1 और 4 लिखा, तो 1 2 कौन हुआ? 1 2 हो गए सेट ए के एलिमेंट, 1 और 4 कौन हुए? सेट बी के एलिमेंट हो गए। अब ये दोनों सेट क्या एम्प्टी सेट है? तो आप बोलोगे सर ये वर्ड कहां से आ गया? अब तो मैं आपको बता देता हूं, एक होता है एम्प्टी सेट और एक होता है नॉन एम्प्टी सेट। इस वर्ड का मीनिंग तो आपको अच्छे से पता होगा कि एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है खाली। मीनिंग आप समझ गए कि इसके अंदर किसी भी तरीके के कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, और इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं आपके, डेफिनेटली ही होंगे। तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं कि फंक्शन क्या होता है, कि दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो हमारे पास ये दोनों क्या हुए? दोनों में एलिमेंट है, इसका मीनिंग दोनों क्या हो गए? नॉन एम्प्टी सेट हो गए। दोनों ही हमारे कौन से हो गए बेटा? नॉन एम्प्टी सेट। इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन आपको, तो इसका एलिमेंट है, उसका रिलेशन किसके साथ दिखाई देगा? इस दूसरे वाले एलिमेंट के साथ। क्या है बेटा? एक रिलेशन। मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, एक रिलेशन। तो सेट ए का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है? सेट बी के साथ में। तो इस रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फंक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या होता है, कि सर ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ। कैसे हो सकता है? फंक्शन को डिनोट करने के लिए जरूरी नहीं कि एफ का यूज करें, एफ भी कर सकते हो, जी भी कर सकते हो, एच भी कर सकते हो, के भी कर सकते हो। तो फंक्शन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहां पर जो फंक्शन है, क्या आप बता सकते हो वो फंक्शन कौन सा है? तो बच्चा सोचेगा कि सर यहां पर कोई फंक्शन है जिससे कोई रूल है। यस, एक रिलेशन, एक रूल होता है। कौन सा रूल है यहां पर कि दो इन दोनों सेट में दिख रहा है? तो बच्चा कहेगा सर एक फंक्शन है, मैं फंक्शन को एफ से डिनोट कर रहा हूं, जिसके अंदर एक्स एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं क्या बता रहा हूं आपको? तो यहां पर मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू लिख दिया एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स की वैल्यू कहां से आने वाली है? एक्स बिलोंग्स टू ए। बेटा इसको क्या बोलते हैं? ये ई नहीं है। ये देखो इस तरीके से जो बना हुआ है ना, सी के अंदर ये जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है बेटा? बिलोंग्स टू। कि ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कहूं मैं। और यहां पे मेरा जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? a से। मीनिंग x की वैल्यू कहां से आएगी? a से निकल के आएगी। a में कौन है? 1 और 2। तो यहां पे 1 पुट कर दूं x की जगह, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ओके, और यहां पे 2 पुट कर दूं किधर? इधर। देखो दूसरी वैल्यू क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यस सर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? सेट ए के जो एलिमेंट है उनका रिलेशन किसके साथ दिख रहा है? बी के साथ दिख रहा है। दिख रहा है आपको? सेट ए का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है? बी के साथ। तो इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर एक सेट है उसका रिलेशन दूसरे सेट के साथ, लेकिन दोनों में क्या होने चाहिए? एलिमेंट। तो इस बात को अगर हम लोग
प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे कि सर दो नॉन एम्प्टी सेट है, क्या नॉन एम्प्टी सेट है, तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट के बीच में एक रिलेशन, एक रूल होता है, उस रूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फंक्शन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर सबको, कोई डाउट है किसी को भी तो बता दीजिए। यहां पर तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया कि सेट क्या होता है और दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में जो रिलेशन, जो रूल होता है, लाइक यहां पर जो रूल है उसको मैंने मेंशन कर दिया किससे, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये वो रूल बन गया। इस रूल के कारण दोनों में रिलेशन आपको नजर आया, उसका नाम क्या हो गया, फंक्शन हो चुका है। बात समझ में आ गई सबको। चलिए ये तो था एक बेसिक चैप्टर का नेम के बारे में इंट्रो की फंक्शन होता क्या है। अब इस चैप्टर के अंदर इस फंक्शन से रिलेटेड और कैसे चीजें हो सकती है, तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहले उसको डिनोट कैसे करेंगे, अगला टॉपिक हमारा ये होगा। उसके बाद में इसके अंदर डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगा और साथ में ही रेंज क्या होगी, रेंज के साथ ही फंक्शनल वैल्यू, इमेज, ये सब क्या होगा, इनके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे। तो डोमेन क्या होता है, अब आप देखिए डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन होता क्या है। उससे पहले बेटा आप ये देख लीजिए कि डिनोट कैसे किया जाता है किसी फंक्शन को। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि एक f एक फंक्शन है जो ये कह रहा है कि एक आपका नॉन एम्प्टी सेट है a, इसका रिलेशन किसके साथ में है, एक दूसरा सेट है b। अब आप बोलोगे सर ये एरो आपने इस तरीके से क्यों बनाया, बेटा इस एरो का भी मीनिंग है। एरो क्या बता रहा है, एरो एक प्रोसेस को बता रहा है कि a के साथ में ऐसा हुआ कि आपको b मिल गया। क्लियर, तो यहां के एलिमेंट में कुछ ऐसा चेंज किया जिससे आपको क्या मिला, b के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये जो एरो है ये इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो x हम यूज कर रहे हैं ना थोड़ा, तो वो x कहां से आ रहा है, वो a से आ रहा है बेटा, कहां से आ रहा है, a से। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं b, अब आप बताओगे तो अब आप तुरंत कहोगे सर इस केस में ये वाला जो रिलेशन है मतलब x मेरा किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा। तो इन दोनों ही चीज में आपको ध्यान रखना है, ये फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है। बताता है कि यहां से सेट a है, इसके एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है, सेट b के एलिमेंट के साथ है, और यहां पर सेट b के एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है, a के साथ है। तो इस चीज को जानने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। जैसे डोमेन की बात करें तो फंक्शन जिसके अंदर a और ये रिलेशन क्या हो गया, b, तो a यहां पर क्या है, f तो फंक्शन हो गया, f को तो क्या बोल दिया मैंने, फंक्शन हो गया। तो a क्या है, b, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, पहले ये बता देता हूं, a हमारा डोमेन है, क्या है बेटा, डोमेन। और b की बात कर रहा हूं तो b हमारा क्या हो गया, कोडोमेन, ये कोडोमेन हो गया। तो एक डोमेन दूसरा कोडोमेन। अब आप कहोगे सर कोडोमेन है, यस बेटा ये कोडोमेन रखा गया और ये डोमेन रखा गया क्योंकि डोमेन से ही रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, कोडोमेन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं मैं कि एक फंक्शन, लेकिन उससे पहले सेट ले लेते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट, ए लिया 1 2 3 और बी एक आपका यहां पर मैंने सेट ले लिया 2 3 4 और फंक्शन है वो हमारा है ए बी, ये रिलेशन हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जहां पर x है वो x किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। तो अब यहां पर मैंने कहा था इस x के अंदर किससे वैल्यू आएगी, अब a से वैल्यू आएगी, और a के एलिमेंट कौन है, 1 2 3। तो सबसे पहले अगर मैं जब हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, तो उस केस में f1 क्या हो गया, f1 इक्वल्स टू इस x की जगह पर क्या पुट कर दोगे, अब 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 2। और जब मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करने वाला हूं तो f2 इज इक्वल्स टू x की जगह पर 2 प्लस 1 इक्वल में कितना आ गया बेटा 3। और आप बता दीजिए x इक्वल्स टू 3 में क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, f इक्वल्स टू 3, तो यहां पर फंक्शन 3, तो ये हो गया 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, कितना हो गया 4। तब आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है कुछ जानी पहचानी है, पहले 2 आया फिर 3 आया फिर 4 आया, तो ये कहां पर है, तो आप बोलोगे ये वैल्यू तो सारी सर यहां पर है। तो क्या ऐसा होता है सारी की सारी वैल्यू सेम आती है जो वैल्यू पुट करते हैं, नहीं बेटा, हमेशा सेम आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो ये फंक्शन आपको दिख रहा है ना, इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा। अब डोमेन क्या है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर डोमेन यहां पर a है,
यस डेफिनेटली डोमेन ए है, और ए के अंदर एलिमेंट कौन है? 1 2 3, ये डोमेन लिख दिया आपने, गुड। दूसरा मैंने आपसे क्या पूछा? कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? तो आप कहोगे कोडोमेन बी है, और बी के एलिमेंट लिख दिए 2 3 4। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर 2 3 4 आया इसलिए बी को हम लोगों ने कोडोमेन कहा। नहीं बेटा, ये जो वैल्यू आई, ये एफ कौन है? फंक्शन। फंक्शन में जब मैंने वैल्यू पुट की तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया? इन सबको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन सबको हम लोग जानते हैं फंक्शनल वैल्यू के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? फंक्शन की वैल्यू है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। और फंक्शनल वैल्यू का ही नाम क्या होता है बेटा? इन्हीं का ही नाम होता है रेंज ऑफ फंक्शन। क्या होता है बेटा? रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं तो आर, अगर मैंने एफ से इंडिकेट किया तो आर एफ आएगा, अगर मैंने यहां पर जी लिखा है तो इधर जी आएगा, अगर मैंने यहां पर एच लिखा है तो यहां पर एच आएगा। तो आर एफ क्या हो गया हमारा? जरा बता दीजिए। 2 3 और 4, तो मेरी रेंज कितनी हो गई? 2 3 4। तो आप बोल सकते हो कि रेंज, जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। छोटी का मतलब होता है सबसेट। छोटी का मतलब क्या होता है? सबसेट। अब एक नया नाम आपके सामने आ गया कि व्हाट इज द सबसेट। इसके बारे में भी अभी बताऊंगा मैं आपको सबसेट होता क्या है। उससे पहले बस इतना याद कर लीजिए कि अगर सेट ए से जो वैल्यू दी गई है उनको फंक्शन में पुट करें और जो आंसर आता है जिसको हम फंक्शनल वैल्यू कहते हैं उसी का नाम क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है इमेज। क्या होता है बेटा? इमेज। इमेज के नाम से भी कहें, फंक्शनल वैल्यू के नाम से कहें, या रेंज ऑफ द फंक्शन के नाम से कहें, आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं चीजों को बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा आर एफ। क्लियर हो गया? तो डोमेन आपको समझ में आ गया, कोडोमेन आ गया, और रेंज आपको समझ में आ गया। अब रेंज क्या हमेशा इसके बराबर होती है या नहीं होती है, ये एक डाउट दिमाग में रहता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि देखो कि हर बार रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होते हैं। रेंज उसका सबसेट होती है। किसका सबसेट होती है? कोडोमेन का। तो कोई भी पूछे आपको रेंज क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है। अब आप बोलोगे ये आपने क्या बना दिया फिर से? देखो ये बेटा थोड़ा सी टाइप का है यहां पर, ठीक है। ये जो साइन होता है ना वो सबसेट का साइन होता है। किसका साइन होता है? सबसेट का। तो रेंज हमारा क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? कोडोमेन का। रेंज किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। तो सबसेट क्या होता है ये बता देता हूं, और साथ ही एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं जहां पर आप देख सकते हो कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं। तो यहां इक्वल है। अब मैं नहीं होने वाला केस आपको करवा रहा हूं। देखो, तो हम बात कर रहे थे कुछ एक ऐसा सम जहां पर आपको रेंज अलग देखने को मिले। किससे? कोडोमेन से। लाइक मैंने लिया 1 2 3 ले लिया, और बी मैंने आपको यहां पर लिया है कौन सा? बी यहां पर हो गया हमारा 1 4 9 और यहां पर 16। क्लियर? और फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से, जो ए और बी के बीच में जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा एफ एक्स, वो हो गया एक्स स्क्वायर। जहां पर एक्स है वो बिलोंग किससे कर रहा है? ए से। तो आप तुरंत समझ गए, यस सर समझ में तो आ गया। ये आपका एग्जाम्पल एक जो मैंने अभी क्रिएट किया आपके सामने। जब हम x इक्वल्स टू 1 वैल्यू किस में पुट करोगे? इसके अंदर। तो f1, अब मैंने x का स्क्वायर किया ना, तो आप किसका स्क्वायर करोगे? 1 का स्क्वायर। रिजल्ट कितना आया? 1। x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो f2 कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। रिजल्ट कितना आया? 4। x इक्वल्स टू 3 तो f3, रिजल्ट कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9। बच्चा यहां पर 3 ही थे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 4 है, हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर अब आप बोलोगे सर 1 4 और 9 आया, तो 1 4 9 मेरा क्या हो गया? पहले तो मुझे डोमेन बता दो फटाफट, डोमेन क्या होगा? तो अब तो हर एक बच्चे को पता चल गया कि सर डोमेन क्या होता है। यहां पर पहले वाले को डोमेन बोला जाता है। तो पहले कौन आया? ए। तो ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो मैंने ए को मेंशन कर दिया 1 2 3, ये डोमेन हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? कोडोमेन। दूसरे का नाम क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन बी होता है, और बी की वैल्यू क्या दी गई है? 1 4 9 एंड 16। ये बच्चा हमारा क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। तीसरा मैंने आपसे पूछ लिया रेंज। ठीक, तो रेंज ऑफ द फंक्शन की बात की गई है। रेंज क्या होता है बेटा? जो फंक्शनल वैल्यू आई, इसका मैंने नाम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इनको किस नाम से जानते हैं? फंक्शनल
वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये हमारी इमेज है बेटा, ठीक है। किसकी इमेज है? इस ए की इमेज कहाँ देखने को मिली? बी के अंदर। तो कौन सी इमेज मिली आपको? 1, 4 और 9, पता चला आपको? तो ये रेंज है। अब आप कहोगे सर को डोमेन में 1, 4, 9, 16 था, आप बता सकते हो, और रेंज में ओनली 1, 4, 9 है। इसका मीनिंग रेंज इसका एक क्या हुई? पार्ट हुई। रेंज इसका एक क्या हुई? पार्ट। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। कि रेंज को डोमेन के बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। तो सबसेट क्या होता है? बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सबसेट। तो मैं आपको सबसेट, जैसे ए के अंदर लिखा हो 1, 2, 3, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है बेटा, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब आप बोलोगे सर 3 कहां से लिखा? मैं बोल देता हूं 2 की पावर n लिख दो। n का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर कितना हो गया? 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। तो 8 इसके सबसेट बनेंगे। कौन कौन से? जरा देखिए कि सबसे पहले 1, फिर 2, फिर क्या बन गया? 2, फिर 3, मैंने कहा ना अलग अलग बन सकते हैं, फिर 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, 3। अब बच्चा बोलेगा 3, 1 भी लिख दो। नहीं, दोनों सेम है, ऐसा नहीं करना है। 1, 3, फिर उसके बाद में सर ये क्या किया? बीच में कुछ नहीं लिखा। यस बेटा, इस चीज को क्या बोला जाता है? नल सेट। आपकी लैंग्वेज में आप कहना चाहो तो इसको बोल सकते हो एम्प्टी सेट। एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ, ठीक है, ए या बी जो भी आपको दिया रहे उसका, और एक इटसेल्फ, खुद वो अपने आप। 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 ये क्या हो गया आपका? जो सेट आपने लिखा, इसका मीनिंग जो कोई भी सेट हो वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता ही है। कोई भी सेट खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था रेंज इक्वल आया था, तो वो क्या हो गया? था तो उसका सबसेट ही ना। तो कितने बने बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर रेंज भी कुछ इसी तरीके से करती है कि रेंज को डोमेन का क्या होती है? सबसेट होती है। को डोमेन का क्या होती है बेटा? सबसेट। तो रेंज की वैल्यू इसी तरीके से कोई भी छोटी बड़ी वैल्यू हो सकती है, या उसके इक्वल भी हो सकती है। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो अब ये कोई डाउट नहीं है आपको। अब मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो है कि आप जब सीख चुके हो कि सर डोमेन मतलब एरो के इस साइड वाला, को डोमेन एरो के हेड के साइड वाला, क्लियर? रेंज जो वैल्यू पुट करेंगे उससे जो आंसर आएगा वो फंक्शनल वैल्यू को क्या कहेंगे? हम लोग रेंज कहेंगे। ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन कोई भी चीज ये फंक्शन है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इतना तो मुझे आना ही चाहिए। इन सब का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बातें कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। अगर एग्जाम में पूछे क्या ये फंक्शन है या नहीं है, यस और नो पूछ ले, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कौन सी चीज को फंक्शन कहते हैं और किस वाले को फंक्शन नहीं कहते हैं। तो जरा जान लेते हैं उनके बारे में भी। तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताइए कि ये पर्टिकुलर कोई फंक्शन है या नहीं है। जैसे फंक्शन के लिए पूछ ले आपसे यस और नो कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो कौन से केस में? मैंने आपको a की वैल्यू दे दी 1, 2, 3 और b की वैल्यू मैंने आपको दे दी 2, 3, 4। और मैं आपको दो चीज देने वाला हूं, एक तो fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 और दूसरा मैंने आपको दे दिया g ऑफ x, ये दूसरा फंक्शन है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक, तो अब यहां पर आप नोटिस कीजिए कि क्या है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं। दोनों ही केस में जो x है वो बिलोंग किससे कर रहा है? a से, और यहां पर भी x है वो बिलोंग किससे कर रहा है? a से। तो आपने वैल्यू पुट की, a के सारे एलिमेंट की वैल्यू कहां पुट करनी है? इस f में। तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, सबसे पहले कौन है? 1, तो f1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, रिजल्ट कितना आया? 2 आ गया। फिर f2 जब मैंने क्या पुट किया? x इक्वल्स टू 2 पुट किया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1, रिजल्ट कितना आ गया? 3। और जब मैंने x इक्वल्स टू 3 पुट किया तो f3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। आपने चेक किया 2, 3, 4, 1 की इमेज दिखी यहाँ पर? यस दिखी सर। 2 की इमेज 3 दिख रही है, 3 की इमेज यहाँ दिख रही है 4,
इसका मीनिंग इन तीनों की इमेज मुझे किस में दिखाई दे रही है, मुझे बी में दिखाई दे रही है। 1 2 3 ये तीनों जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तीनों एलिमेंट की इमेज कहां दिख रही है, मतलब डोमेन के अंदर हर एलिमेंट की, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज को डोमेन में होनी चाहिए। तो आपने बोला यस सर है, तो अगर ऐसा है तो यस ये एक फंक्शन भी है, ये एक फंक्शन भी है। क्लियर। अब दूसरा केस यहां पर चेक किया, when x इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट की तो g1 इज इक्वल्स टू 2, x की जगह पर 1 पुट कर दो प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में होते हैं हमेशा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो 1 पुट करने पर 3 आया, तो 1 पुट करने पर 3, यस 1 की इमेज 3 मिल रही है, 1 की इमेज 3 मिली ना, जल्दी से बताइए। हाँ मिल गई। g की वैल्यू 2, तो ये g की जगह पर 2, मतलब x की जगह पर 2 लिखना है, तो 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1, रिजल्ट कितना मिला बेटा 5। सर 5 तो है ही नहीं, ये क्या हुआ, वैल्यू कितनी पुट की 2, रिजल्ट कितना आया 5, क्या 5 है इसमें, नहीं है। इसका मीनिंग इस 2 की इमेज ही नहीं है, और जिसकी इमेज नहीं होती ना, जैसे इंसान की इमेज खत्म हो जाती है तो बेटा वो इंसान नहीं रहता, वैसे ही यहाँ पर इस 2 की इमेज ही नहीं बनी, मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर आप तीसरा भी चेक करना चाहो, जैसे ये तो नहीं मिला मुझे 3, तो ये 2, ये हो गया 3 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1, क्या 7 है, आप बोले नहीं सर। इसका मीनिंग न तो इस 2 की इमेज मिली न 3 की इमेज मिली, और जिसकी इमेज नहीं बनती है, यहां पर 2 और 3 दो ऐसा हुआ जिनकी इमेज हमें को डोमेन में नहीं मिली, को डोमेन में सिर्फ किसकी मिली, 1 की इमेज कितनी है 3, बाकी कुछ नहीं मिला। इसका मीनिंग ये फंक्शन नहीं है, तो नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, तो कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, कि ये वैल्यू पुट करने पर इस वाले में से आंसर आना चाहिए, मतलब हमारा आंसर यहां लिखा हुआ होना चाहिए, वो आगे पीछे कहीं पर भी हो चलेगा, लेकिन यह वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं जब फंक्शन में, तो मेरा आंसर इस वाले में होना चाहिए। अगर आंसर मिल रहा है तो यस, अदरवाइज क्या कर देना है, नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। इसी चीज को मैं आपको वेन डायग्राम से भी बताने वाला हूं, कि वेन डायग्राम से भी आपको नजर आएगा कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है, किसकी इमेज बनती है किसकी इमेज नहीं बनती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए देख लीजिए, तो मैं बता देता हूं आपको वेन डायग्राम से, कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए, जिसमें हम लोगों ने 1 2 3 लिख दिया ना, और बी एक सेट लिखा जिसके अंदर मैंने लिखा 1 and 4 लिख दिया बच्चा। अब इन दोनों को वेन डायग्राम में सेट कर देते हैं, ये हमारा सेट ए बन गया और ये हमारा बन गया सेट बी बन गया। सेट ए के अंदर क्या है, 1 2 and 3, ये सेट ए के एलिमेंट्स है, और दूसरा कौन है बेटा हमारे पास में, दूसरा बी जिसमें 1 और 4, ये दो ही एलिमेंट है, और फंक्शन आपके सामने जो दिया गया है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो यहां पर बच्चा बोला सर f1 पुट करें, तो 1 का स्क्वायर क्या आया बेटा 1 आया, f2 पुट करें तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 आया, f3 तो यहां पर कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो अब आप देखिए 1 की इमेज मिली 1, यस इसकी इमेज मुझे नजर आ रही है, 2 की इमेज 4 आ रही है इसकी इमेज, अब 3 ये वो पर्सन है जिसकी इमेज ही नहीं है। इसका मीनिंग इस कंडीशन में आप लिखोगे कि सर ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, नहीं हुआ ना यहाँ पर। लेकिन कंडीशन कुछ इस तरीके से होती, यहां पर देखो वही ए है हमारे सामने 1 2 3, अब बी मैंने आपके सामने जो बनाया वो बना 1 4 9 16, क्लियर। ये मैंने ए को मेंशन कर दिया यहां पर, और ये मेरा हो गया बी। ए के अंदर क्या था हमारे पास में 1 2 3, और बी में क्या हो गया बेटा 1 4 9 and 16, फंक्शन सेम वो का वही एक्स स्क्वायर, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है ए से बिलोंग, तो सारी वैल्यू क्या आएगी यही आएगी ना 1 4 और 9। आप कहोगे सर 1 का रिलेशन 1 के साथ मिल रहा है, यस इमेज बनी, 2 का भी किसके साथ मिल रहा है 4, 3 का भी क्या मिल रहा है 9, एक एक्स्ट्रा रह गया ना, एक्स्ट्रा रह गया, मतलब आप कह रहे हो सर ये तो एक्स्ट्रा है, यस यही चीज मैं आपको समझाने वाला था।
डोमेन में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, को डोमेन में एक्स्ट्रा बच गया चलेगा, डोमेन में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इसकी तो कंपलसरी इमेज बननी चाहिए। अगर यहां पर इसका आंसर आपको यहां नहीं मिल रहा है, इसका मीनिंग ये फंक्शन नहीं है। बट अगर ऐसा दिख रहा आपको तो कोई डरने वाली बात नहीं, यस ये डेफिनेटली फंक्शन होगा, क्योंकि हमें ध्यान किसके ऊपर देना है, हमें ध्यान देना है डोमेन पर, कि डोमेन के एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए वो इमेज हमें कहाँ देखने को मिलेगी, वो इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी किसके अंदर, को डोमेन के अंदर देखने को मिलेगी। अगर को डोमेन में कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, बस टेंशन किसकी होती है, ये वाले की। ये चीज कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ द फंक्शन, और वो भी इसी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर किस तरीके से हम लोग वो 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो चलो देखो, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन की। बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन ये एग्जाम के अंदर आपको मार्क्स देकर ही जाएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दे लीजिए कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर 3 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारा कौन सा, 1 to 1, मैं इस लाइन को बोलूंगा 2, 1 to 1 फंक्शन। 1 2 का 4 पढ़ा है ना, वैसे ये 1 to 1 फंक्शन है। दूसरा हम जो बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा क्या, मैनी टू 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, ये मैनी टू 1 फंक्शन हो गया। और तीसरे की बात करेंगे ना, वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि कांस्टेंट रहने वाला है भाई, बदलने वाला नहीं है। तो 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है, देखो आपने कहा सर एक सेट होता है ए, क्योंकि 2 नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, एक ले लिया मैंने बी, ले लिया, इसमें लिख दिया 1 2 3, इसमें लिख दिया 2 3 4। क्लियर, और फंक्शन एफ एक्स जहां पर मैं बात कर रहा था वो आपको दिया गया है x प्लस 1, जहां पर x है वो बिलोंग करता है किसके साथ, a के साथ। तो यहां पर आप लोग बोलोगे सर इसका नाम 1 to 1 क्यों रखा गया, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मेरा ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये वाला वेन डायग्राम से आपको शो करने वाला हूं। सेट ए, सेट बी, सेट ए के एलिमेंट का नाम रख देते हैं 1 2 3, और सेट बी जिसको हम लोग जानते हैं को डोमेन के नाम से, वो हो गया 2, एंड यहां पर 3 और यहां पर 4। क्लियर, ये आप पहचान गए सब लोग। अब वैल्यू पुट करते हैं एफ, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने पे कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया ना बेटा। F2 पुट किया तो ये हो गया 2 + 1, रिजल्ट मिला 3, और F3 पुट किया तो 3 पुट करने पर रिजल्ट मिला मुझे 3 + 1 = 4, तो 2 3 4, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, इसकी इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या हो गई 3, देखो 2 की इमेज क्या है 3, और 3 की इमेज क्या हुई 4, तो 3 की इमेज यहां पर देखने को मिल गई मुझे 4। तो 1 2 3 इन तीनों की इमेज जब आपको यहां मिल रही है तो आपने देखा सर एक, इधर भी एक, मतलब 1 to 1 1 to 1 1 to 1। बात समझ में आ गई कि सर एवरी एलिमेंट, अगर मैं इसका नाम रख देता हूं A1, इसका नाम रख देता हूं A2, और इसका नाम रख देता हूं A3, तो ये मेरे 3 एलिमेंट हुए, तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, और तीनों एलिमेंट की जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू का नाम रख दिया FA1, ये फंक्शनल वैल्यू होगी FA2, और ये हो गया FA3। तो तीनों एलिमेंट भी डिफरेंट है और उनकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 1 to 1 फंक्शन, कि A1 है वो नॉट इक्वल है किसके, A2 के, मतलब एलिमेंट्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और साथ ही उनकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी नॉट इक्वल है किसके, A2 के, कि दोनों की फंक्शनल वैल्यू भी अलग अलग है और दोनों एलिमेंट भी क्या है, अलग अलग। अगर 1 है तो 2 मिला, और 2 है तो रिजल्ट क्या मिला, 3 मिला। तो अलग अलग फंक्शनल वैल्यू मिल रही है जब एलिमेंट भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, 1 to 1। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, मैनी टू 1 की। मैनी टू 1 में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल A, इसमें मैंने लिखा 1 2 लिख दिया, और यहां पर B के अंदर मैंने लिख दिया 1, क्लियर, और यहां पर लिखा एक -4 और एक लिख दिया +4। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या मैनी टू 1 की बात करें तो यहां पर चलिए एक काम करते हैं, यहां पर रिजल्ट -1 कर देता हूं
और यहाँ पर रिजल्ट में कर देता हूँ वही 1 2 4, ये कर देते हैं, एक 1 और एक -1, एक 1 2 4 कर दिया, 2 हो गए। आप बोलोगे सर 2 तो हो गए, ठीक, तो दोनों नॉन एम्प्टी है, दोनों नॉन एम्प्टी है। सर फंक्शन रेडी करो, f(x) = x², रेडी हो गए। x किससे बिलोंग करता है, अब तो आपको बताइए a से बिलोंग करेगा, तो यहां पर ये हमारा हो गया a और ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चा, b हो गया ना। तो यहां पर मैंने क्या किया कि इसके पास एक तो है 1 और दूसरा कौन है इसके पास में -1, दो ही एलिमेंट है। इसके पास कौन है 1, फिर 2 और फिर 4। अब ये जो फंक्शन है इससे पता चलेगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आया बेटा 1, दूसरा कितना है -1 है, भाई एलिमेंट कौन है -1, तो -1 का स्क्वायर सीखा है ना सबको, -1 आता है या +1 आता है, सर -1 आता है, ऐसा बोलने वाले सेकंड क्लास में चले जाए। तो यहां पर क्या आता है +1 आता है, -1 का स्क्वायर भी क्या आता है +1 आता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो दोनों ही केस में आपको रिजल्ट क्या मिला 1 मिला, जबकि ये दोनों अलग अलग है और आंसर दोनों का क्या आया सेम आया। तो 1 का आंसर क्या आया 1, इसकी इमेज ये बनी और इसकी इमेज भी क्या बनी यही बनी, मैग्नीट्यूड 1 कि ये ही मेरी है। फिर दूसरा आकर बोले ये भी मेरी है, समझ में आ गया ना, आज के टाइम पे यही चल रहा है बेटा। तो गड़बड़ हो जाता है, ये सिर्फ यस के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता, वो यस समझदार हो आप लोग। तो वो कहता है ये मेरी है, फिर दूसरा आकर ये मेरी है, क्या फंक्शनल वैल्यू बेटा, फंक्शनल वैल्यू। तो ये फंक्शनल वैल्यू क्या हुई दोनों की हुई ना, यस हुई, ये दोनों अलग अलग है लेकिन ये दोनों की फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो आप कहोगे सर इसका नाम क्या रखे a1, इसका नाम क्या रखा a2, तो a1 वो इक्वल नहीं है a2 के, नहीं है ना, आप कहोगे नहीं है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू देखो दोनों की, a1 की फंक्शनल वैल्यू और a2 की फंक्शनल वैल्यू क्या है इक्वल है। तो ये क्या हो गया दो अलग अलग है, मतलब ये हो गया मेनी, पर ये दोनों की एक ही है इसलिए क्या हो गया 1, तो नाम क्या हो गया मैग्नीट्यूड 1 फंक्शन। आई बात समझ में, मैग्नीट्यूड 1, समझदार हो ना, लाइफ में यही रूल चल रहा है बेटा बाहर, ध्यान से रहना, मैग्नीट्यूड 1 वो वाली बात कर रहा हूं जो तू समझ रहा है। अब बात करते हैं कांस्टेंट, ये कलयुग की बात है बेटा, महाकलयुग आएगा ना तब ये होगा, सब भी कहेंगे ये मेरी है, ठीक है। एक तो हुआ था उस टाइम पर कौरवों के टाइम पर, जिसमें क्या किया था पांडवों ने कहा था माँ ये हमारी है, ठीक, और अब हम कहेंगे थोड़े टाइम बाद में सब आकर ये हमारी है, कुछ ऐसा ही होने वाला है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट में क्या होगा कि a एक नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 और दूसरा क्या हो गया b के अंदर लिखा मैंने क्या लिखा 2 3 4 लिख दिया, फंक्शन क्या डाल दिया f(x) = 3। सर कुछ x वगैरह लगाओ, नहीं लगाऊंगा, एक वैल्यू लिख दी, क्योंकि यही तो कांस्टेंट होता है यार, 9th क्लास से पढ़ रहे हो, कांस्टेंट इसे ही कहते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया जिसमें x है वो बिलोंग किससे करेगा a से। अब इसमें मैं पुट करूं f1, बच्चा बोलेगा 1, अब यहां तो x है ही नहीं तो 3 का 3 रह गया, मैं पुट करूंगा f2, तो कहां पुट करूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, फंक्शन में तो कोई x नहीं है, तो कहां पुट करूं, कुछ नहीं कर सकता, तो आंसर तो 3 का 3 रह गया। वापस से f3 पुट किया तो भी आंसर कितना आया 3, मीनिंग मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं मुझे रिजल्ट क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट यही रहने वाला है, मतलब रिजल्ट क्या हो गया मेरा कांस्टेंट हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन में जैसे ये a और ये हमारा क्या हो गया b, लेकिन कुछ भी पुट करो, a के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या थी 1 2 3 और इधर भी बहुत सारी वैल्यू, ऐसा नहीं है एक ही है, 2 3 और 4, कुछ भी पुट किया, 1 पुट करने पे भी आंसर कितना आया 3, 2 पुट करने पे भी आंसर कितना आया ये, और ये पुट करने पे भी आंसर क्या आया यही आया। कुछ आंसर बदला, सर नहीं बदला, सबका आंसर एक ही चीज है। जब सबका आंसर यही चीज है तो ये क्या हुआ, इस केस को क्या बोलेंगे, यहां पर मैग्नीट्यूड 1 नहीं कर सकते। अब कितनी वैल्यू कुछ भी करो यार, आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर आपको एक ही मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। इसका मीनिंग 3 फिक्स हो चुका है, 3 क्या हो चुका है 3 कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए इस फंक्शन का नाम क्या है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 11th क्लास के अंदर आप भी के अगर क्लास में मैं आ गया और आपसे पूछूं आपके क्लास टीचर का नाम बताओ, तो 11th क्लास के सब बच्चे एक ही का तो नाम बोलेंगे ना, अलग अलग का तो बोलेंगे नहीं। इसका मीनिंग वहां पर जो रूल लग रहा है वो कौन सा है
मैनी टू वन का होगा? नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप सबके लिए क्या हो गया है, वो एक चीज हो गया है। मैनी टू वन कब लग सकता है? जब अपनी इसी ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपसे पूछ ले, आपके क्लास टीचर का नाम बताओ, तो दो बच्चे सेम स्कूल से, तो वो दोनों क्या बोल सकते हैं, एक नाम बोल सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा मैनी टू वन। ध्यान रहेगा, स्कूल की क्लास में पूछूंगा तो क्या कहोगे, कांस्टेंट, क्योंकि सब बच्चे एक ही स्कूल के हैं और उन सबका क्लास टीचर एक ही है, तो वो कांस्टेंट है। लेकिन मेरी ऑफलाइन क्लास में मैं यहां पर आपको ये बोल रहा हूं कि बच्चा आपके क्लास टीचर का नाम बताओ। फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर एक स्कूल के दो बच्चे आते हैं, तो दोनों बच्चे एक ही क्लास के हैं, तो वो कहेंगे सर पर्टिकुलर टीचर हमारा क्लास टीचर है, तो दोनों ने सेम आंसर दिया। तो दोनों लड़के तो अलग अलग थे लेकिन उनका आंसर क्या था, सेम, तो वो क्या हो गया, मैनी टू वन। तो ये कंफ्यूजन बच्चों में कई बार रहता है। क्लियर हो गया आपको? डन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब आप मेरे पीछे लिखे हुए दो क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, अब आपने ये क्या लिख दिया। तो मैं बता रहा हूं बेटा, अब हम जानते हैं इक्वल फंक्शन के बारे में कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन मतलब लाइक एक फंक्शन एफ और एक क्या है जी, दोनों इक्वल कब हो सकते हैं। इसके लिए दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। दो कंडीशन में आपको बता देता हूं कि केस 1 और केस 2, ये दो कंडीशन अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है इक्वल फंक्शन होने के लिए, कि सर दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब डोमेन में बता चुका हूं आपको, दोनों फंक्शन के डोमेन को, जैसे यहां पर डोमेन कौन है, एरो के इस साइड वाला, हेड की साइड होता है को डोमेन, इधर होता है डोमेन, तो यहां पर मैंने डोमेन को सर्कल बना दिया। इस फंक्शन के अंदर भी डोमेन को मैं क्या बना देता हूं, सर्कल। तो बोले कि सर एरो का हेड इधर है, एरो का टेल इधर है, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया, ये पूरा मेरा क्या बन गया, डोमेन। तो इधर डोमेन n है, इधर है z माइनस ये 0 दिया गया है। तो डोमेन दोनों के इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का। और दूसरा, दोनों की फंक्शनल वैल्यू, मैंने आपको फंक्शनल वैल्यू का एक नाम और बताया था, क्या बताया था, इमेज, कि दोनों की इमेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो फंक्शनल वैल्यू और इमेज अगर आपकी सेम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि सर वो इक्वल फंक्शन होंगे। अगर ये दोनों केस लागू नहीं होते हैं, आप कहोगे सर पहले वाला लग गया दूसरा वाला नहीं लगा, तो क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा नॉट एन इक्वल फंक्शन, वो इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। दोनों कंपल्सरी अप्लाई होने चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट वन, डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम है क्या, बच्चा बोलेगा एन, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, एन नेचुरल नंबर का सेट है, वो 1 से स्टार्ट होता है ना। दूसरा कौन है, इंटीजर जेड। इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सर वो नेगेटिव में भी होते हैं, तो चलो नेगेटिव में लिख देता हूं। लेकिन इसने कहा जीरो माइनस कर दो, जीरो नहीं लिखना है, तो मैंने जीरो लिखा, लेकिन फिर उसको हटा दिया कि आप ही ने कहा जीरो को हटा दो, माइनस कर दो, तो जीरो हट गया, तो जीरो हट गया तो मैं इसको गायब कर दिया। अब 1 2 पॉजिटिव में भी लिख सकता हूं। तो क्या यहां पर जो n, जो पहले वाले का क्या है, डोमेन, और ये किसका है, दूसरे वाले का, मतलब ये फंक्शन f का डोमेन है, ये फंक्शन g का डोमेन है। क्या दोनों सेम है, क्या सेम है। यहां पर मैंने अगर सेम लिख दिया तो आप तुरंत कहोगे सर काट दो, ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है मतलब पहले वाला केस इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, फर्स्ट वाला केस अप्लाई नहीं हुआ, तो सेकंड वाले को तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कि सर फंक्शन f इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन g। बात समझ में आ गई। चलिए सेम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। यहां पर सबसे पहले चेक कीजिए कि ये f एक फंक्शन है, g दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन दिए गए, दोनों फंक्शन में इक्विलिटी चेक कर दी आपको। इक्विलिटी मतलब दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले डोमेन, दोनों का डोमेन सेम है, यस दोनों का डोमेन सेम है। इसका मीनिंग पहली वाली कंडीशन क्या हो गई भाई, ये ट्रू हो गई है, पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। दूसरी फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसकी फंक्शनल वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1, क्योंकि x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है किससे, a से। तो मैंने यहां पर x की वैल्यू 1 पुट की, तो f1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1। फिर x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 3, तो f3 का स्क्वायर 9। क्या 1 और 9 आपको नजर आ रहा है, यस सर 1 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। इसका मीनिंग यहां पर 1 और 9 मेरी दो क्या हो गई सर, रेंज ऑफ द फंक्शन हो गई। वो क्या हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन। तो 1 और 9 आपको मिल गया, यहां पर रेंज आ गई। इसी रेंज को हम लोग फंक्शनल वैल्यू या क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। चलिए भाई मेरी इमेज आ गई। इस फंक्शन की इमेज क्या होगी, जरा देख के बता दीजिए इसकी
इमेज फटाफट 1 और 3 पुट करना है, तो F1 पुट कर लेते हैं पहले, तो 4 1 माइनस 3, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 4 माइनस 3, रिजल्ट कितना आया, 1 आया। दूसरा F2, 2 नहीं है सॉरी, कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए, 3 पुट करने पे कितना आया, 4 3 माइनस 3, 4 3 या 12, 12 माइनस 3, रिजल्ट कितना आ गया, 9, तो 1 और 9। इसका मीनिंग यहां पर भी हमें रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम g है तो g लिखा, कितना मिला, 1 और 9। तो यहां पर भी इमेज और यहां पर भी इमेज, दोनों इमेज क्या दी गई है, सेम दी गई है। तो आप कह सकते हो सर डोमेन भी सेम है और इमेज भी दोनों की, मतलब फंक्शनल वैल्यू रेंज बोल सकते हो, वो भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी सेम है और डोमेन भी सेम हुए, इसलिए क्या हो गया, इक्वल फंक्शन। तो आप लिख सकते हो एफ है वो इक्वल है किसके, जी के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन दो बातों का ध्यान रखना है कि सर डोमेन को सेम करना है दोनों के और फंक्शनल वैल्यू को सेम करना है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, कोई भी फंक्शन को आपको दिए गए हैं उसमें इक्विलिटी को चेक करके आप लिख सकते हो। तो ये केस आपको यस बताता है और ये केस आपको क्या बताता है, नो बताता है कि यहां पर नहीं होगा। ओके बेटा, तो अब देखिए नेक्स्ट, चलिए वो मैं बता ही देता हूं आपको। एक छोटा सा टॉपिक होता है आपकी बुक के अंदर जिसका नाम क्या है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के बारे में तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपका डोमेन आपका कोडोमेन, अब कोडोमेन की बात कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक किसकी बात हो गई, क्योंकि इसी के सबसेट की बात करें तो वो कौन होती है, रेंज होती है। तो डोमेन कोडोमेन दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल सेट से। किससे बेटा, जिस तरीके से नेचुरल नंबर का सेट होता है, इंटीजर का सेट होता है, उसी तरीके से रियल वेरिएबल का भी क्या होता है, एक सेट होता है। क्लास 9th में पढ़ा था, रियल नंबर भी होते हैं। तो रियल नंबर के सेट से अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो उस टाइम पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रियल फंक्शन कहेंगे। बस डिफाइन आती है और कुछ नहीं आता इसका। क्लियर, तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस करवा देता हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं 100%। तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो अगर आप सीख लेते हो तो ऑटोमेटिकली बता देता हूं, उसमें से एक तो आपको फिक्स है 100% आएगा और बाकी के मेरी जो वर्कशीट्स में इसके साथ अटैच करूंगा वो आपको सॉल्व करनी है। कोई डाउट आए तो आप उससे पूछ सकते हो। साथ ही इसका एक प्रेजेंटेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डालूंगा। जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो मैंने पीपीटी बनाई है आपके लिए, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो इनकेस अगर मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आती है। वैसे तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली आप लोग समझते हो। तो यहां पर अब वो आईएमपी क्वेश्चंस कौन से होंगे सर करवा दीजिए, तो डेफिनेटली कर लेते हैं। तो चलिए, जो मैं आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था कि इन चारों में से या इनके पैटर्न के ऊपर टीचर्स आपको एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो देता है। कई बार आपको 2 भी मिल जाते हैं, लेकिन इन चारों के सेम भी मिल सकता है और इसके पैटर्न के ऊपर भी मिल सकता है। जैसे सबसे पहले fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जहां पर x है वो बिलोंग करता है z का मीनिंग इंटीजर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे का भी रीजन है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और इधर भी 1 है तो 1 और 1 2 और ये -2, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। और आप सबको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इनडिटर्मिनेंट वैल्यू कहते हैं उसको, जब नीचे 0 आ जाता है। तो अब यहां पर आप कहोगे सर इसीलिए इसने -1 कर दिया, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है f-2। तो जहां पर भी x लिखा हुआ है, इसमें जहां पर भी x आपको नजर आ रहा है उसकी जगह पर क्या पुट कर देना है, -2। इसमें फाइंड f-1, तो जहां पर भी x है उस सारे x की जगह पर क्या कर देना है, -1। और f0 तो मैं कोई भी एक वैल्यू लेकर आपको करवा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर है, तो आंसर नंबर 1 के अंदर मैं f-2 फाइंड आउट करना जा रहा हूं। तो x है x क्यूब, तो -2 की पावर 3 हो गया ना बेटा। x को किससे रिप्लेस कर दिया, -2 से। +1 वो ऐसा कैसा रह जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर, इट्स मीन्स -2 का स्क्वायर, -2 एक्स की जगह पर -2 हो गया, +1 हो गया। चलो रिप्लेसमेंट हो गया सभी, जहां पर x था वहां पर कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, -2 कर दिया। ध्यान रखना जहां पर भी x है वहां पर -2, और माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखना होता है ताकि मिस्टेक ना हो। -2 का क्यूब कितना होता है, देखो ये पावर जो आपको दिख रही है 3, वो इवन है या ओड है। आप तुरंत कहोगे सर ये ओड नंबर है, ये क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर के अंदर अगर माइनस है तो माइनस रह जाता है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इवन होता है तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस है तो माइनस तो रहेगा,
2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 6 नहीं होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीनिंग 2 को 3 बार लिख लो, 1 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया माइनस का 8 और ये प्लस 1 अपॉन में -2 का स्क्वायर। देखो यहां पर पावर किसकी है, इवन है या ओड है, आप कहोगे इवन है तो माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 प्लस 1, -8 और +1, तो ऊपर बड़ा कौन है 8, बट साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का 7 अपॉन में, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है, 4 4 8 और 1 9, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 7/9। सिमिलरली आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f-1 की फाइंड करनी है और f0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप आप हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए, आंसर नंबर 2 के अंदर, आंसर 2 में क्या करना आपको, इफ fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या दिया गया बेटा, fx इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूं, एक्स क्यूब दिया गया है, ध्यान रखिए बेटा, +3 नीचे है, इस बार पावर में x चला गया, माइनस एक्स स्क्वायर है, इस बार 2 नीचे है और पावर में कौन चला गया, x चला गया। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, f3 और 6f2। तो पहले तो f3, ये क्या कहना चाह रहा है, फंक्शन में जो x है, x की जगह पर क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो f3 फाइंड करते हैं, क्या करना है f3, तो x की जगह क्या लिखना है 3, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 था, x की जगह पर कितना हो गया 3 हो गया, माइनस x की जगह पर 3 स्क्वायर 2 और x की जगह पर कितना हो गया 3 हो गया, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, कैसे हुआ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अगेन 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 8, टोटल कितना हो गया 54 हो गया, माइनस कितना हो गया 17 हो गया, कितना बचेगा 54 माइनस 17 कर लीजिए, आता है ना, अगर नहीं आता तो 14 में से 7 गया, कितना बचा 7 और वो यहां पर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया कितना 3, तो 37। कई बच्चे यहां पर भी मिस्टेक करके आ जाते हैं, पूरा राइट कर लेते हैं, जो टिपिकल काम होता है वो कर लेते हैं और जो इजी वाला होता है ना वहां पर हो जाती है टेंडेफिस, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है 6f2, 6f2, तो मैं कहूंगा 6 को एक बार भूल जाओ, सिर्फ किसको निकाल लो f2, मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, तो देखिए यहां पर जहां पर भी x है, x की जगह पर क्या पुट कर दिया 2, 2 की पावर 3 प्लस 3x की जगह कितना 2, माइनस x की जगह 2, 2 की पावर 2 माइनस 2x की जगह पर भी कितना 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और ये भी 4, देखो -4 और -4 कितना होता है माइनस का 8 और ये प्लस का 8 है, कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 9 आ गया। मुझे फाइंड क्या करना था, f3 में से 6f2 को माइनस करना है, क्या करना था f3 माइनस 6f2, f3 की वैल्यू कितनी आई 37 माइनस 6, f2 की वैल्यू कितनी आई 9, तो कितना हो गया बच्चा 37 माइनस 54, 9 6 जा कितना होता है 54, अब 54 में से 37 को माइनस करके बताओ कितना आएगा, 54 में से 37 को माइनस करना है, आपको लिखना है और कमेंट में आंसर दे देना, मैं तो यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ये भी नहीं आता है ना तो बोल दिया क्या करना है, वो 1 1 में नहीं हो बेटा, 1 + 1 2 में हो, ध्यान रख लेना, सेकेंड क्लास बोलते हैं उसको। एंड नंबर 3, आंसर नंबर 3, ये इंटरेस्टिंग है बेटा, यहां पर मैं कहता हूं टीचर का फेवरेट क्वेश्चन बनता ही है, fx इक्वल्स टू x 2x माइनस 7, क्लियर, कितना बेटा fx इक्वल्स टू, वहां से लिख दीजिए x 2x माइनस 7, पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, आता है ना आपको, ये x है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये x हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप कहोगे सर इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, तो ये कितना हो गया 2x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाता है और 7 को x से करेंगे तो कितना हो जाता है 7x, और इस fx की वैल्यू हमें पता है पहले से कितनी दी गई है, fx की जगह आप कितना लिख सकते हो 15 लिख सकते हो, तो मैं यहां पर लिख दिया मैंने 15 इक्वल में हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x, 15 प्लस का इक्वल किधर आएगा तो किसका हो जाएगा, किसका होगा माइनस,
चलिए लिख देते हैं, 2x² माइनस 7x और ये कितना हो गया -15 इक्वल में कुछ नहीं है तो क्या आ गया 0। सर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली बात कहोगे? यस डेफिनेटली, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसीलिए कहा था चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th क्लास 9th का ही है ये। क्या हो गया 2x² कितना हो जाएगा माइनस का 3x करे नहीं, प्लस का 3 कर दो और माइनस का 10 कर दो। याद आया कुछ मेरा रूल्स? 15 2 जा 30। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्लास 10th का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, एक बार देख लीजिए फैक्टराइजेशन, क्योंकि अकेले में देखोगे तो शर्म नहीं आएगी बेटा, ठीक है? छुपके से देख लेना क्लास 10th का, अगर गलती से मम्मी ने देखा तो मारेगी। तो 2x² प्लस 3x माइनस 10x, तो -10 प्लस 3 माइनस का 7 आ जाएगा -15। उस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ फैक्टराइजेशन करना सिखाया है। तो अब यहां पर कॉमन लीजिए और यहां पर कॉमन लीजिए। यहां क्या कॉमन आ रहा है? x ही कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा और एक 2 बचेगा, तो 2x। इधर x बाहर आ गया तो कौन बचा 3। इधर माइनस का 5 कॉमन ले लो तो कितना हो गया 2x, 5 की टेबल में 10 2 टाइम और 5 3 जा तो माइनस बाहर चला गया तो +3 इक्वल में क्या आ गया 0। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए कंपल्सरी, तो यहाँ पर ये हो गए और ये x - 5 हो गया है इक्वल में 0। कंडीशन डाल दो, इफ 2x + 3 = 0। नाउ 2x + 3 उधर चला गया तो किसका हो गया -3। नाउ x = -3/2, x की वैल्यू मिली। सिमिलरली दूसरा केस, और x - 5 = 0, तो x = -5 इधर ट्रांसफर हो गया तो किसका हो गया +5, तो x = 5। ये हमारी दो वैल्यू हो चुकी है। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। एंड नंबर 4, f(x) = x² - 4x + 8, देन विच वैल्यू ऑफ x इज, कंडीशंस दी गई है f(2x) = 2f(x). f(2x) इसका मीनिंग जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखना है 2x लिखना है। इसमें तो x की जगह x ही लिखना है, इसमें x की जगह पर क्या लिख देना है 2x। जैसे यहां पर मैंने x की जगह पर 3 लिखा था, यहां पर क्या लिखेंगे 2x। चलिए इसका आंसर यही कर देते हैं, f(x), अब x नहीं करना है, क्या निकालना है 2x, तो x² की जगह क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर, -4x की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 8 लिखा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4x², 4 2 जा 8x प्लस 8 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई f(2x) की वैल्यू। चलिए तो मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको दिया गया है ना, इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए f(2x), तो ये लिख दिया। f(2x) की जगह कितना लिखना है 4x² - 8x प्लस 8 लिखा इक्वल टू f(x). f(x) की जगह क्या लिख सकते हैं, f(x) की वैल्यू किसके इक्वल है, ये रही x² - 4x प्लस 8। ओके बच्चा, सोल्व कर लेते हैं उसको। 4x² - 8x प्लस 8, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x², 2 को इससे किया माइनस का 8x और 2 को इससे किया तो कितना आ गया 8 2 जा 16, माइनस का 8x और माइनस का 8x कैंसिल हो गया। एक काम करते हैं 2x² को इधर ले आते हैं और 8 को उधर भेज देते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, ये ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 4x², 2 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, देखो ये प्लस का था इधर आकर किसका हो गया माइनस का, 8 प्लस का है वो इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो उधर 16 था तो ये हो गया माइनस का 8, कितना हो गया 2x², रिजल्ट कितना आया 8, 16 में से 8 गया 8 आ गया, x² तो 2 चला गया डिवाइड में, 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, और x² है स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है 4, और आप सबको पता है कि 4 प्लस -2 का, ओनली 2 मत लिख देना, प्लस -2, इसका मीनिंग x की दो वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है यहाँ पर और x की वैल्यू क्या हो सकती है -2 भी हो सकती है। तो हमारे पास दोनों आंसर आए हैं तो दोनों को सेपरेट करके लिखिए, तो फाइनली x = -2 भी होगा और x = +2 भी आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस सीट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, और इसका पीपीटी भी मैंने आपको बताया वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। इस पर आज रात प्रैक्टिस कीजिए, इसको जितना हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यूजफुल ही हूँ बेटा।
डेफिनेटली अगर GW एजुकेटर्स आपके लिए आए हैं तो एग्जाम के आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। एग्जाम के अंदर आपको डिस्टर्ब करना हमारा कोई मोटो नहीं होता। हमारा मोटो एक ही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें जिन बच्चों को अभी तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है। फर्स्ट मोटो मेरा यही है, इस चीज को आप याद रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमने अभी तक 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपके लिए बेटा आया हूं। डेफिनेटली टेंशन मत कीजिए, इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। इन फ्यूचर अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वहां पर भी फंक्शन वाला चैप्टर्स आपका रहेगा। अगर फाउंडेशंस का कोर्स करने वाले हो तो वहां पर फंक्शंस आएगा। एक बार अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, वो भी बोलेंगे यस डेफिनेटली फंक्शंस आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स को भी जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। क्लियर? तो बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये डाउनलोड कर लीजिए। पीपीटी भी मैंने रखी है, वो भी आपके लिए रखी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। ओके, बाय।